चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी की किताब के चैप्टर 4 कल्चर एंड सोशलाइजेशन में कल्चर सेगमेंट में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। कल हमने टॉपिक कल्चरल लैग के साथ छोड़ा था, आपको उसका एक ओवरव्यू दिया कि इस सेंस में कल्चरल लैग वर्क करता है, उसे डिटेल में उठाएंगे। इस टॉपिक के तहत पहले हम आगे बढ़े। ओके, कल्चर एंड आइडेंटिटी, क्या मीनिंग है कल्चर एंड आइडेंटिटी का? देखिए, जब हम आइडेंटिटी शब्द की बात करते हैं तो आइडेंटिटी हम इनहेरिट नहीं करते। आइडेंटिटी इनहेरिट नहीं होती। आइडेंटिटी इस तरह से नहीं आती कि वो आपको प्रॉपर्टी की तरह या फिर कास्ट की तरह या किसी और पर्पस से इनहेरिट हो जाए। जहाँ से आप आ रहे हैं, जिनमें से आप आ रहे हैं, उनके वाया इनहेरिट हो जाए। दिस इज़ नॉट द वे। सो लिखा गया है कि आइडेंटिटीज़ आर नॉट इनहेरिटेड बट फैशन्ड। तो आइडेंटिटी फैशन्ड होती है। फैशन का मतलब यहाँ पर जो कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है, वो इंडिविजुअल या वो ग्रुप किस तरह से डील कर रहा है अदर इंडिविजुअल और ग्रुप्स के साथ, जिनके साथ भी इनका सरोकार है, वो उनके साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहे हैं, आइडेंटिटी यहाँ से आती है। वो हम अभी समझेंगे कि किस तरह से। जैसे फॉर द इंडिविजुअल द सोशल रोल्स दैट ही प्लेज इम्पार्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इनहेरिट नहीं होती है, आइडेंटिटी उन सोशल रोल्स से आती है जो आप प्ले करते हैं। जैसे आप कई तरह के रोल्स प्ले करते हैं। अगर हम घर के लेवल पर देखें तो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, चिल्ड्रन। दो तरह के अलग अलग रोल हो गए। पेरेंट्स के तौर पर उनके रोल हैं, तो उन रोल्स के अकॉर्डिंग उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी पावर्स होंगी। इसी तरह चिल्ड्रंस के तौर पर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी पावर होंगी। फिर आप खुद दो रोल प्ले कर रहे हो घर पे। आप चाइल्ड भी हैं, आप पेरेंट्स भी हैं। आपके माता पिता हैं, आप उनके बच्चे हैं। आपके आगे बच्चे हैं तो आप उनके माता पिता हैं। दोनों ही डिफरेंट रोल के तहत आपकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट पावर्स थी। आपकी आइडेंटिटी यहाँ से आई। आप जब बाहर जाते हैं, आप यहाँ से आइडेंटिटी प्राप्त करते हैं। जैसे कि स्कूल टीचर ने ये कहा एक बच्चे से, आप अपने पेरेंट्स को बुला करके लाएं। तो क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी आपकी इसलिए है क्योंकि आप इस रोल में हैं, अब पेरेंट्स के रोल में हैं। इससे अब आपके लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो क्या है? एक अच्छे वार्ड की तरह आपको अपना बच्चा डेवलप करना है। आपको अपने बच्चे को हर बेसिक सपोर्ट और नेसेसिटी प्रोवाइड करनी है और एक डिसिप्लिन मैनर ओरिएंटेड पर्सन की डेवलपमेंट हो, इसके लिए आपका एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। आपको स्कूल के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस बच्चों से फॉलो करवानी है घर के लेवल पर। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि आप पेरेंट्स हैं और ये आपका रोल है। और ये रोल ही है, जो रोल ऑफ पेरेंट्स है, जो आपकी आइडेंटिटी है। तो आप किसी सोनू के, किसी कमल के, किसी करणवीर के मम्मी या पापा हैं। आई बात समझ में? दिस इज़ योर आइडेंटिटी। इसके अलावा आप बच्चे हैं तो ये आपकी आइडेंटिटी है। आपकी बच्चों के तौर पर कितनी आइडेंटिटी है? जैसे कि आपके पेरेंट्स को क्या कहा जाता है कि आपके बच्चे ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आपके तौर पर आपकी पेरेंट्स की एक आइडेंटिटी आई क्योंकि आप एक चाइल्ड हैं। उसी के लेवल पर आपके कुछ सोशल रोल्स हैं। उन रोल्स के तहत आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सोशल रोल ये है कि आप अच्छे से अपनी कंट्री का, अपनी कम्युनिटी का और ह्यूमैनिटी का कल्चर इम्बाइब करें अपने अंदर। इसके लिए आप स्कूल जाते हैं, आप सभी मैनर्स सीखते हैं, आप एटिकेट सीखते हैं, हर तरह की नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस आप गेन करते हैं। आपको ओबीडियंटली बिहेव करना होता है, आपको नियमों की पालना करनी होती है, आपको अपना वर्क, अपना टास्क टाइमली परफॉर्म करना होता है। ये सब चीज़ें ना करने पर आपको, आपने देखा होगा स्कूल में पनिशमेंट्स और फाइन्स भी लगते हैं ना। फाइन्स और पनिशमेंट्स वो इसी वजह से लगते हैं क्योंकि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ कुछ पावर्स भी हैं। जैसे पेरेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो पेरेंट्स की पावर्स भी है ना भाई। जैसे उदाहरण के तौर पर 18 बरस से कम है यदि आप, तो आप वोट नहीं डाल सकते, लेकिन आपके पेरेंट्स वोट डाल सकते हैं क्योंकि वो 18 बरस से ऊपर हैं।
अब उन्होंने वोट डाल करके जिन कैंडिडेट्स को चुना, वो कैंडिडेट्स जा करके पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं और वो कैंडिडेट्स जो रूल्स बना रहे हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन, वो रूल्स को फॉलो आप कर रहे हो एज अ चाइल्ड, क्योंकि उन पार्लियामेंटेरियंस ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई और वो एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपकी नर्सरी से या फिर प्री नर्सरी क्लासेस से लेके 10th तक की 12th तक की पढ़ाई हुई। आप वहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, ये रूल किसने बनाया भाई? पता लगेगा कि संसद ने बनाया। आप कहेंगे संसद में रूल बनाने वाले कौन होते हैं, मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूँगा, तो कहा जाएगा कि वो आप ही के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप कहेंगे मैंने कब चुना उन्हें, मैंने तो वोट ही नहीं डाला। तो आपको कहा जाएगा कि आप अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, एडल्ट को वोट डालने का राइट है। तो तब आप कहेंगे कि फिर मेरे भी हाथ पे किसने डाल दिया, जब मैंने वोट ही नहीं डाला, जब मैंने उन नेताओं को चुना ही नहीं, उनके द्वारा बनाया, मैं कानून भी क्यों फॉलो करूं कि मैं 18 साल से पहले लाइसेंस नहीं ले सकता? आई विल नॉट फॉलो दिस रूल। ये कह के आप कोर्ट में बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देश ने एक सिस्टम एक्सेप्ट किया है, वो सिस्टम है वार्ड सिस्टम। आपके पेरेंट्स आपके वार्डन हैं, आपके पेरेंट्स एक तरह से आपके गार्जियन हैं, क्योंकि उन्होंने आपके तौर पर बीइंग पेरेंट्स बहुत से रोल्स अज्यूम किए हैं। सोसाइटी ने पेरेंट्स के लिए कुछ रोल्स डिसाइड किए हैं और उन रोल्स के तहत उन्होंने अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। जैसे पेरेंट्स को पुलिस पनिश करेगी अगर वो आपको खाना नहीं दे रहे हैं, आपको परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, आपको वो तंग कर रहे हैं किसी मैनर में, तो फॉरेन में तो ऐसे बहुत से नियम बने हुए हैं। तो पेरेंट्स के बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर पेरेंट्स के पास बहुत सी पावर्स भी हैं और वही पावर एक दी है कि आपके बिहाफ पर वो आपके भविष्य का फैसला करते हैं इस तरह से कि वो आपके बिहाफ पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि पूरी फैमिली के एंड पर वोट डल चुकी है, फैमिली के एडल्ट मेंबर ने डाल दी है, फैमिली के माइनर मेंबर्स का डिसीजन इसी में इंक्लूडेड माना जाएगा, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं तो उन्हें कुछ पावर्स भी हैं। आई बात समझ में? सो दैट इज़ अ कंसेप्ट। तो दे हैव मैनी पावर। तो वो आपके लिए डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि किस स्कूल में डालना है। आप जाकर के पुलिस केस नहीं कर सकते कि मैं फलाने स्कूल में पढ़ना चाहता था, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल में डाल दिया। तो तब आपको पुलिस वाले ये कहेंगे कि बेटा आपके माता पिता हैं, वो आपके लिए जो सोचेंगे सही सोचेंगे, आप ऐसा मत करो, जैसा समझा रहे हैं वैसा करो, स्कूल जाओ चुप करके। तो क्योंकि पेरेंट्स के तौर पर उन्हें कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो फिर कई पावर्स भी हैं। आई बात समझ में? तो चाइल्ड के तौर पर भी आपकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक मैनरिज्म में रहना, एटिकेट्स डेवलप करना, आपकी कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपको लर्निंग प्रोसेस में रहना है, आपको एजुकेशन गेन करनी है, आपको एजुकेशन लेनी है, टाइम पे स्कूल जाना है, वहाँ पढ़ना है और बाकी सोसाइटी के रूल मानने हैं। फिर आपकी कई पावर्स भी हैं। जैसे सबसे पहली आपकी पावर ये है कि आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है कि आप आने वाले समय में अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करें, अपनी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस आप फुलफ़िल करें। और उसके लिए आपको पता है कि आपको बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए। तो ये आपकी पावर है कि आप एजुकेशन लेके ही रहेंगे, आपको एजुकेशन देनी ही पड़ेगी सोसाइटी को, यानी कि आपकी फैमिली को। अगर आपकी फैमिली वो एजुकेशन देने में चूक रही है तो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको एजुकेशन दी जाएगी। ऐसे में अगर आपको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है तो आपको काम पे लगाया जा रहा है, तो चाइल्ड लेबर एबोलिशन का लॉ बनाया गया है। बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता। क्यों? ये बच्चों का राइट है, ये बच्चों की पावर है कि उन्हें पढ़ाई मिलनी चाहिए। इसलिए 14 बरस से छोटे बच्चे को किसी भी तरह के काम में नहीं लगा सकते, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कहा गया है। ऐसे में आपको अगर स्कूल कोई नहीं भेज रहा है माता पिता, फिर आपकी कंप्लेंट जायज़ हो जाएगी, फिर वहाँ से टीम आएगी और वह आपको स्कूल में लेकर के जाएगी, आपका स्कूल में नाम लिखवाया जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से अगर इस ग्राउंड पर देखें तो यू हैव मैनी पावर्स, बट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो इस तरह से आप जो रोल्स प्ले करते हैं सोसाइटी में, उसके तहत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं और पावर्स होती हैं। यहीं से आपको आइडेंटिटी मिलती है। आई बात समझ में? यहीं से आपको आइडेंटिटी मिलती है। कई तरह के रोल्स आप सोसाइटी में निभाते हैं। जैसे आपका एक रोल है कि आप एक एम्प्लॉय हैं, आपका रोल क्या है? आप एक एम्प्लॉय हैं, तो ये भी अब आपकी एक आइडेंटिटी हो गई, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। आपका रोल क्या है सोसाइटी में? आप एक रिलीजियस प्रीचर हैं, योर रोल इज़ योर रिलीजियस प्रीचर।
इसी के तहत अब आप एक धर्म गुरु हैं, तो इसी के तहत आपकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, फिर तो आपकी कुछ पावर्स भी हैं। तो ये अब आपकी आइडेंटिटी हो गई ना कि आप एक धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु का बच्चा आगे धर्मगुरु होगा, ऐसा सुना? क्या आइडेंटिटी इनहेरिटेड होती है? आप किसी को ऐसा कह सकते हो क्योंकि धर्मगुरु का बच्चा था इसलिए भी धर्मगुरु ही है? वो गुंडा बन गया, चोरी चकारी करने लगा, डकैत बना है, तो वो जो काम कर रहा है वो उसको हम उस तरह से पहचानेंगे, उसकी आइडेंटिटी वही बनी जो वो काम कर रहा था। ऐसा तो नहीं कह सकते कि चाहे चलो जो भी करे लेकिन है तो वो धर्मगुरु का बच्चा ही है ना। महर्षि विश्रवा का बच्चा अगर रावण है तो रावण की आइडेंटिटी वही बनेगी सोसाइटी में जिस तरह के वो रोल परफॉर्म कर रहा है, उस रोल के तहत जो उसने एक्शंस किए उसकी वो आइडेंटिटी बनी। सिंपल सी कहानी है। ब्राह्मण था जबकि इतना बड़ा है ना, ऋषि पुलत्स्य के परिवार से आता था, इतना महाप्रतापी परिवार था, वो कोई मामूली परिवार नहीं था, विश्रवा का पुत्र थे, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्षत्रिय परिवार में है, राम है, और क्षत्रिय परिवार में आते हैं, रावण ब्राह्मण परिवार से है, राम क्षत्रिय परिवार से है, लेकिन उसके बाद भी जो उनके रोल्स थे वो रोल्स उन्होंने फुलफिल किए, प्रॉपर मैनर में कंडक्ट किए, तो आप उन्हें हाई एस्टीम में रखते हैं, आप उन्हें मानते हैं, दैट इज ऑल। तो आइडेंटिटी कोई इनहेरिट तो नहीं होती, तो आइडेंटिटीज इनहेरिट नहीं होती। आई बात समझ में? आप जब ये पहचान शब्द कहते हैं कि भाई जो पहचान है ये इनहेरिटेड नहीं होती, आप ये कह सकते हैं, अमूमन ये डिस्टॉर्टेड वर्जन है कि मेरी जाति मेरी पहचान है। आप ये कह सकते हैं कि मेरी जाति मेरी पहचान है, कि आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या पहचान है, आप कह सकते हो कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, ये आपकी पहचान नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है आपकी। अगर यही आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी मार्क्स बॉडी पर क्यों चेक किए जाते हैं? आप जब देखते हैं कि आप कभी भी पासपोर्ट बनाने जाते हैं कुछ, तो आपने वहाँ पर अपना कास्ट, हर चीज़, सब कुछ वहाँ पर मेंशन किया होता है, बट फिर भी आपकी बॉडी पे वो चीज़ चेक की जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी अमिट चीज़ है जो कहीं जा नहीं सकती आपके शरीर से। ये सारी चीज़ें जो आप आइडेंटिटी के तौर पर वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स इस कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके तहत जो रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स में आपका नेम, आपका सीक्वेंस किस मैनर में दर्ज है, उसके तहत आपका वह नेम वहाँ पर मेंशन हुआ। बट आपके सरनेम से क्या कोई अंतर पड़ता है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है या कम? आपने अपने पासपोर्ट में सरनेम लिख दिया, या तो क्या वहाँ पर ऑलवेज किस तरह से उसे पुकारा जाता है? कभी भी आपसे कभी किसी भी ऑर्डर के दौरान, किसी भी पासपोर्ट के दौरान कोई फॉर्म आया, वहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि अपनी कास्ट मेंशन करें? वहाँ पे एक ही वर्ड होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो वो दैट इज ऑल, वो 3 नेम है उनके लिए। तो नेम वर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि वो आपको आइडेंटिफाई कर पाएँ उस डेटा में, जिस डेटा में आपके जैसे कई नाम के और भी लोग होंगे। आई बात समझ में? तो आइडेंटिटी आपकी ये बनेगी कि वो जो पासपोर्ट आपने धारण किया है, वो पासपोर्ट जेन्युइन मीन्स के थ्रू पासपोर्ट धारण किया है, तो यू आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और अगर वहाँ पर आपने कोई धांधली की है तो 420 ठुकेगी, तो फिर आप हो गए क्रिमिनल। अब आपकी आइडेंटिटी क्या है? ठग। आइडेंटिटी क्या है? क्रिमिनल। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो हमारी आइडेंटिटी इनहेरिटेड नहीं होती, वो फैशन्ड होती है। हम एक इंडिविजुअल के तौर पर या एक ग्रुप के तौर पर अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के साथ किस मैनर में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस मैनर में हमारी आइडेंटिटी फैशन्ड होती है। आई बात समझ में? अगर हम अदर इंडिविजुअल और ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट इस मैनर में कर रहे हैं कि हम उनके सेंटिमेंट्स, उनके थॉट्स, उनके विजडम का गलत बेनिफिट उठाए करके उन्हें हम किसी तरह से एट लॉस, एट डिसएडवांटेज पे ले आते हैं, ये हमारी ठगियाँ हैं, ये 420 ही है। तो हमें कहा जाएगा कि बहुत बड़ा 420 बाज आदमी है साला। ये लाइन सुनेंगे कि यार बड़ा 420 बाज आदमी है यार, इससे बच के रहना। ये बनी हमारी उस मोहल्ले में पहचान। तो हमारी मोहल्ले में पहचान क्या है? 420 बाज। और दूसरी तरफ अगर हम बीइंग सोशल ह्यूमन, बीइंग सोशल मैन, हम सबकी हेल्प कर रहे हैं, हमारे पास जो पॉसिबल है हम वो रास्ता सुझा रहे हैं उन्हें, हम उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो लोग ऑलवेज क्या कहेंगे? यार ही इज़ सच अ सपोर्टिव मैन, इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिव मैन, ही इज़ हाई लेवल philanthropist, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल एक्टिविस्ट, सिविल एक्टिविस्ट, ही इज़ अ पब्लिक मैन। ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है।
आई बात समझ में? तो आइडेंटिटी इनहेरिटेड नहीं होती, आइडेंटिटी फैशन्ड होती है। इंडिविजुअल और ग्रुप किस तरह से इंडिविजुअल और ग्रुप्स के साथ डील कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस मैनर में आइडेंटिटी फैशन्ड होती। ओके, और उसी कंटेक्स्ट में ये कहा गया कि इंडिविजुअल सोशल रोल्स प्ले करता है जिसके तहत उसको उसकी आइडेंटिटी मिलती है। वहाँ पर मैंने पेरेंट्स और चिल्ड्रंस का उदाहरण लिया। अब यहाँ पर सोशल रोल्स की बात आई है तो फिर ये सवाल भी आया होगा कि ये सोशल रोल्स किसने तैयार किए, क्या बनाए, कैसे बनाए? तो इसको हम कह देते हैं सोशल रोल्स इनेक्ट किए गए। पेरेंट्स के कुछ सोशल रोल्स हैं, चिल्ड्रंस के कुछ सोशल रोल्स हैं, दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, है ना, है कि नहीं? तो जब आप के माता पिता आपको जन्म देते हैं तो आपको भोजन भी देते होंगे, देते हैं ना, ये उनका रोल है ना। तो आपको भी कहा जाता है ना आज्ञाकारी बनो, शायद ये भी आपका रोल होगा। ये रोल्स इनेक्ट किए गए हैं ना। तो क्या मात्र रोल को इनेक्ट कर देना ही कंप्लीट टास्क है, या ये जो रोल्स इनेक्टेड हैं सोसाइटी में, इन रोल्स को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज भी कराना पड़ेगा? जब तक किसी रोल को हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जब तक उस रोल को एक्नॉलेज ही नहीं किया गया, वो रोल प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे होगा? आपने कभी सोचा? ऐसे नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर आपकी क्लास में एक बच्चे को टीचर ने क्लास मॉनिटर बनाया या सीआर यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया। ऐसा अक्सर बचपन में स्कूल में टीचर किया करते थे ना, किसी को क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देते थे ना, सीआर या सीएम। वो जो क्लास मॉनिटर टीचर ने बनाया अपने ऑफिस में बुला करके, कभी नोटिस किया टीचर क्या करती थी? उसे साथ लेकर के आती थी, उसके कंधे पे हाथ रख के आपको कहते थे ये आज से आपके क्लास मॉनिटर होंगे, दिस पर्सन इज योर क्लास मॉनिटर। इन्होंने सभी डिसिप्लिन्स निभाए हैं, इनकी नोटबुक्स टाइम पर रेडी होती रही हैं, इन्होंने सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, फर्स्ट टर्म में इनके स्कोर बहुत अच्छे थे, और यूनिफॉर्म के मामले में, हर चीज़ के मामले में ही इज़ वेरी वेरी गुड, शी इज़ वेरी वेरी गुड। ये इतने समय तक के लिए आपके क्लास मॉनिटर होंगे। आप सबको ये चीज़ क्लियर है? सब कहते हैं यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ये इनकी ड्यूटीज़ होंगी। जब भी मैं क्लास नहीं होंगी, ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, या जिसका नेम कॉपी में नोट करेंगे उनको फिर मैं किसी भी तरह से या तो पेनलाइज करूंगी, या पनिशमेंट होगी, या उनकी कंप्लेंट की जाएगी। आपको एक्सेप्ट है? यस मैम। तो वो उस मॉनिटर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करते थे, कारण ताकि आप लोग ये जो रोल इनेक्ट किया गया अभी मैडम के द्वारा, इस क्लास मॉनिटर का रोल इनेक्टेड है ना, अभी अभी इसे इनेक्ट किया ना, ये रोल आप रिकॉग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करोगे तो मॉनिटर का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटर? टेल मी। वो क्लास मॉनिटर है, आपके लिए वो कुछ है ही नहीं, आप लोग सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। दैट मॉनिटर इज नथिंग। कारण जब मैडम आई, मॉनिटर ने बहुत बच्चों के बारे में शिकायत लगाई कि मैडम ये देखिए ये सब कोई नियम नहीं फॉलो कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, और मैडम ने कहा ठीक है ओके। मैडम ने कोई एक्शन नहीं लिया, बच्चों ने कहा कि नहीं कुछ है ही नहीं इसका रोल, अल्टीमेटली हम मानते ही नहीं इसे। तो रिकॉग्नाइज करने का मतलब कि मानना, मान्यता देना कि हम मानते ही नहीं इसे, तो इसकी कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई पैरवी नहीं है। तो फिर वो आदमी ये कहेगा ना, बच्चा अक्सर तंग होकर के यही कहता था मैडम मेरी स्टडी खराब हो रही है, मैंने मॉनिटर नहीं बन रहा। तो अक्सर एक वेव चली थी इंडिया में, जब एक समय में बहुत महारत हासिल माना जाता था परिवार के द्वारा और बच्चों के द्वारा कि इसे तो मॉनिटर बनाते हैं स्कूल में। फिर एक समय के बाद पेरेंट्स ने देखा कि साले की लिखाई पढ़ाई बर्बाद हो रही है, डूबता चला जा रहा है या डूब रही है, तो फिर उन्होंने कहा कि इसे आप कभी भी मॉनिटर नहीं बनाओगे, इसकी स्टडी खराब होती है, इसने भी पढ़ना है बाकी बच्चों की तरह, खड़े रहता है, थक जाता है, सबको चुप कराते रहता है, दिस इज़ नॉट द वे। तो फिर एक वेव चली थी कि कोई डर के मारे मॉनिटर नहीं बनता था। फिर आपने देखा होगा पिछले बेंच में बैठने वाले बदमाश हम जैसे लोग, फिर वो मॉनिटर के रूप में उभर करके आए। फिर टीचरों ने एक सयानप ये भी दिखाई कि जो सबसे ज़्यादा शरारत करता है उसी को मॉनिटर बना दो। ये भी बड़ी वेव चली है इस कंट्री में, ऐसी बात नहीं है। हमें बड़े अवसर मिले हैं मॉनिटर बनने के, हम भी बने। फिर जो थोड़े थोड़े जिनके कद कुद लंबे हो जाते थे, थोड़े बदमाशी में पैर रखने लग जाते थे, उनको बना देते थे कि बाकी कंट्रोल में आ जाते थे। लेकिन फिर देखा कि इनसे लड़कियां कंट्रोल नहीं होती। फिर आपने देखा होगा 2 मॉनिटर बनने लगे, लड़कियों की मॉनिटर, लड़कों का मॉनिटर। एक ही समय में क्लास में 2 मॉनिटर होते थे, लड़का अपनी वाली लाइनों में सेटल करता था, लड़की। तो इसमें फिर कंपटीशन होने लगा।
लड़के ज़्यादा चुप रह करके दिखाते थे कि लड़की वाली मॉनिटर से हमारे दोस्त ऐसा मॉनिटर ज़्यादा स्ट्रांग है, या कई बार लड़कियां एकदम चुप हो जाती है, लड़का अपने लोगों को कैपिटलाइज करता था, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता था कि मेरी नाक कटवाना, लड़कों की नाक कटाना, वो देखो कितनी चुप होकर के बैठी हैं। तो दैट इज़ द वे, ये चलता रहा। मेन कारण मान्यता थी। अब वो जो लड़का मॉनिटर बना, उसने अपने ग्रुप में इमोशनली सही, ग्रुपिज्म की वजह से ही सही, अपनी पावर के दम पर ही सही, अपने रोल को मान्यता दिलाई, लोगों ने उसके रोल को एक्सेप्ट किया तो वो चुप हुए, वो माने। लेकिन जब तक आपका रोल रिकॉग्नाइज ही नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं है कि आप हो कौन, तो आप उनके बीच जाके कह रहे हो चुप करके बैठ, अपनी कॉपी दिखा, बदले में थप्पड़ पड़ेगा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा आपको कि हु यू आर। सो टू इनेक्ट रोल इज नॉट द कंप्लीट टास्क, to make it recognize and to acknowledge it is important aspect. Acknowledgement and recognition is very important. आई बात समझ में? ये कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया। So it is not sufficient to enact roles, they also have to be recognized and acknowledged. यही कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। किसी को इसमें किसी तरह का कोई डाउट, कोई किसी तरह की परेशानी? क्लियर हो गई कहानी? चलो, जब हम कल्चर के तहत बात करते हैं, कई तरह की रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट के प्रोसेस यहाँ पर समझाए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर आप कई तरह के और सब कल्चर्स भी ऑब्जर्व करेंगे। एक कल्चर के अंदर कई तरह के सब कल्चर, ये सब कल्चर आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये एक सब कल्चर है? उनका अपना एक कोई स्टाइल होगा, दे हैव देयर ओन स्टाइल। तो यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया है कि उनका अपना एक स्टाइल होगा, उनका अपना एक टेस्ट होगा और उनकी अपनी कोई एसोसिएशन होगी। वह सेम स्टाइल सेम टेस्ट के लोग फिर आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। सो दे आर एसोसिएटेड, दे हैव देयर ओन स्टाइल, दे हैव देयर ओन टेस्ट। ये एक तरह का सब कल्चर हो जाएगा। इस सब कल्चर के लोगों को जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है, आप कैसे? उनकी वाणी से, उनकी स्पीच से, उनके ड्रेस कोड से, उनकी प्रेफरेंस से फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक और द मैनर इन विच दे इंटरेक्ट विद देयर ग्रुप मेंबर्स। आपसे अगर पूछा जाए कि आप अपने आसपास में ऐसा कोई सब कल्चर दिखाओ, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। आप इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें मत सोचो, बहुत आसानी से मिल जाएगा ये। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा मोहल्ले में आंटियों ने मंडली बनाई होती है, मंदिर वाली मंडली, गुरुद्वारे वाली मंडली। आपने कई बार सुना होगा लड़ीवार पाठ चलेगा, तो दोपहर को 3 बजे से या 2 बजे से पाठ शुरू हो जाते हैं। सर्दियों के दिनों में आप देखेंगे हवा के साथ साथ आवाज़ तेज घट कम होती रहती है। आप हमेशा एक इंडिया में अगर जन्म लिया, पंजाब में, तो बचपन से एक यादें हमारी ताज़ा रहती हैं कि एक वो हवा के साथ आने वाली आवाज़ एकदम से तेज हो जाना, कम हो जाना। क्रिकेट खेलते थे, ग्राउंड में भी आया करती थी। फिर दूसरी बात, मंगलवार को मंदिर मंडली वाली आंटियाँ वो कीर्तन करेंगी अपना, और जैसे ही किसी शादी विवाह में मिलेंगी वो कहेंगे आज सारी मंडली वाली आई हुई हैं। मंडल क्या होता है? मंडल, उपमंडल, इस तरह से आपने पॉलिटिकल डिवीजन देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आप सोसाइटी पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, ये सब्जेक्ट तो बहुत पुराने हैं, तो कई समूह से ऐसे शब्द इन सब्जेक्टों में पढ़े जाते रहे हैं जो लाइफ का पार्ट बन गए और वो फिर लोगों के व्यवहार में आ गए वो शब्द। तो मंडल से मंडली शब्द, तो अक्सर आप देखेंगे कि आपके घर वाले भी आपको ये कह रहे हैं, अगर आप 4 लोगों में खड़े, पहले हमें तो बहुत कहते थे कि क्या मंडली बना के खड़े थे वहाँ, क्या मंडली जुंडली चल रही तुम्हारी, है ना, जुंडी रे यार। तो ये शब्द सुने होंगे आपने, जुंडी रे यार, वो जुंडी मंडली, बस वो ग्रुप, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप। देखो 1980 90 के दशक में अगर आप देखें तो आपके बड़े भाइयों ने, बहनों में ने स्कूल जाकर के 6th-7th क्लास में शेडो वाले चैप्टर पढ़े होंगे और उसमें कहा गया होगा कि शेडो से कई शेप्स बना सकते हो। तो आपने देखा होगा उन जमानों में इंटरनेट, मोबाइल ये तो नहीं था। आपकी लाइफ में बहुत सी प्रैक्टिसेस इंड्यूस हुई हैं। जब भी लाइट अमूमन चली जाया करती थी तो आपको बहुत सी चीज़ें बनानी सिखाई गई होंगी, ऐसे ऐसे करके शेडो। एक्चुअली में वो सब आपने नोटिस नहीं किया कि आपके घर में जो भी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे बड़े थे वो छोटों को ये सब करके दिखाते थे, बड़े भी देखते थे, खुश होते थे। वो एनसीईआरटी किताबों में था, स्कूलों में। इसी तरह से सोसाइटी पढ़ने वाले बच्चों के मुंह में भी ऐसे शब्द थे, टीचर पढ़ाती थी, तो ये बातें आगे भी बढ़ गई। तो ये सब वर्ड एग्जिस्ट करते रहते हैं। तो जैसे लोकली हम देखें तो एक सब कल्चर है मंडली। अच्छा,
दूसरा सब कल्चर कौन सा है? चलिए, आपकी वो जो क्लास है, वो क्लास भी एक तरह का सब कल्चर है। क्लास एक सब कल्चर कैसे है? देखिए, क्लास में अक्सर बच्चे टीचर्स को कैसे, टीचर्स के बारे में आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह के कोड वर्ड्स में बातें करते हैं। जैसे ही टीचर आ गए, एंट्री हो गए, हाथ अगर तो वो मोटा है ऐसे कर देंगे, अगर वो बहुत पतला है तो आपको समझ आ जाएगा मैथ वाला सर आ रहा है ना, मैथ वाला सर आ रहा है। फिर बच्चे बच्चों के बारे में कैसे कैसे कोड वर्ड रखते हैं, है ना। अगर तो कोई पतला है या कोई मोटा है, उसके बारे में वैसे ही शब्द बना दिए जाते हैं, कैसे कैसे नाम रख दिए जाते थे। वो नाम याद करो, वो एक्सप्रेशंस याद करो, उन नामों से, उन एक्सप्रेशन से सारे मीनिंग्स याद करो। टीचर फुली हेल्पलेस है, आपको सुन रही है, आप लड़ करके उसके सामने आए, मैडम मैंने पाटू गया, मैडम को समझ नहीं आ रहा है, मैडम अरे क्या 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 मतलब इसका पाटू कैसे, क्या मतलब है इसका। और उसने भी इसका नाम कोई और ही डाला हुआ है, उसने भी इसका कई तरह के नाम डाले हुए हैं। तो इस तरह से कई तरह के नाम, कई तरह के कैरेक्टराइजेशंस, कई तरह के वर्ड्स, इवन सभी टीचर्स के बारे में। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसमें जब लास्ट में ड्राइंग कंपटीशन रखा जाता है, उसमें जो स्कूल के टीचर रहते हैं, बच्चे उनको किस तरह की पेंटिंग्स में दिखाते हैं, बच्चे उन टीचर्स की जो पिक्चर्स बनाते हैं वो कितनी अलग अलग शेप में बनाते हैं। हालांकि सारे टीचर खुशी होते हैं उसे देख देख करके, लेकिन वहां पर ही वो मेंटेलिटी दिखाई गई है कि बच्चों की अपनी एक दुनिया है। स्कूल में जो स्टूडेंट्स है, देयर ओन वर्ल्ड, वो उनकी अपनी एक खास दुनिया क्यों है? वाई दे हैव देयर ओन वर्ल्ड? बिकॉज दे हैव देयर ओन वे ऑफ स्पीच, दे हैव देयर ओन वोकैबुलरी, ओन सेंटेंसेस, उनकी खुद की एक लैंग्वेज है। आई बात समझ में? सो जब आप ये कहते हैं कि आइडेंटिटी इनहेरिटेड नहीं होती, आइडेंटिटी फैशन्ड होती है, और उन आइडेंटिटी को फैशन करने के लिए वो इंडिविजुअल और वो ग्रुप अदर इंडिविजुअल ग्रुप से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस वे में आइडेंटिटी उनकी स्थापित होती है। इसके लिए हम ये समझ रहे हैं कि उनके अलग अलग रोल्स होते हैं जिनके तहत रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर आती हैं। लेकिन रोल इनेक्ट करना ही सिर्फ कंप्लीट नहीं है, रोल को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बट रोल को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो उन इंडिविजुअल्स और उन ग्रुप्स के बीच में होती है, वो एक एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होती है। जिस लैंग्वेज के तहत ही तो वो उन रोल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने एक फुटबॉल टीम बनाई, उस फुटबॉल टीम के बीच में हमने किसको क्या पोजीशन देनी है, हमने बॉल पास जब करनी है, हमने जब गोल करना है, हमने जब पेनल्टी कॉर्नर लेना है, हमने बीइंग टीम अपनी एक लैंग्वेज डेवलप की है। उस लैंग्वेज के तहत हमने मेजॉरली बहुत से कोड डेवलप किए हैं, जिसमें हमने साइन डेवलप किए हैं, जिस साइन के तहत ये भी आ सकता है सीधा, इसी ये हमें ही पता है कि अब ये क्या है। सो फ्रंट प्लेयर, मिडल प्लेयर, लास्ट प्लेयर, कॉर्नर, पेनल्टी प्लेयर, सबके अपने अपने रोल्स हैं, और वो सभी रोल्स वो समझ सकें। रोल तो आपने बना दिए, पर रोल को रिकॉग्नाइज सारे करेंगे तभी तो वो पर्सन वो रोल प्ले कर रहा है। मेरा एक रोल है, मैं ये प्ले कर रहा हूँ, कैसे प्ले कर रहा हूँ? जब मेरे साथ के लोगों को पता है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ और ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक रोल है। समझ में आई? मैं जो ये कर रहा हूँ इट इज एग्जैक्टली अ रोल, पहली बात। और मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, ये तभी होगा ना जब मेरे साथ के लोग उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे बीइंग अ गोलकीपर आई हैव अ रोल, कि मुझे गोल बचाना है, इसके तहत गोलकीपर का रोल दे दिया गया मुझे। इसके तहत मैंने अपने प्लेयर्स को ये समझाना है कि मैं अपना ये जो रोल निभाने जा रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरे कहने पर इन पोजीशंस पे आना है। तो उसके लिए मैं उन्हें कई तरह के साइंस देना चाहूँगा। जब तक वो लोग इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, तो बीइंग गोलकीपर मैं अपना रोल कैसे निभाऊंगा? तो आपने सिंपली एक मेरा रोल इनेक्ट कर